ठीक है सर, हम लाइव है। राहुल जी स्टार्ट कीजिए। जी जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार साथियों। आज पुनः गुहार के बिहाफ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल से हमारे साथ राजपाल जी आज भी जुड़े हुए हैं, जो कल योगा का इम्पोर्टेंस हमारे सामने रखा था और डिफरेंट आसन भी उन्होंने बताए थे, जिससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो हम गुहार के बिहाफ में राजपाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज भी हमारे साथ आए हैं और जुड़े रहे। और आज भी वो डिफरेंट आसन करके दिखाएंगे, जिससे कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो प्रेरणादायक होगा। और इस कोविड पैंडेमिक के समय में हमारे इम्यून सिस्टम को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उस कंटेक्स्ट में भी आज कुछ आसन हमारे सामने राजपाल जी पेश करेंगे। सो मैं आपका आज पुनः स्वागत करता हूं राजपाल सर। धन्यवाद। थैंक यू। मैं फिर गुहार का और डॉक्टर दीपक, डॉक्टर राहुल दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से हम आज फिर अपना जो बैलेंस कुछ हमारे आसन थे उनको हम करेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे और बाद में फिर हम ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मित्रों, ये जो हमारा योग है, इस योग का लाभ व्यक्तिगत तो है ही, अपने शरीर को और अपने परिवार को तो लाभ इसका है ही, मिलेगा ही, लेकिन संपूर्ण समाज और राष्ट्र को भी इसका लाभ मिलेगा। योग आप करेंगे और लाभ समाज को मिलेगा। समाज को लाभ योग के द्वारा कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा समाज एक अच्छी दिशा में जाएगा और हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जीवन से और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं धैर्य की, अनुशासन की और स्थिरता की कमी के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अभी पीछे जो इंसिडेंट हुआ, एक बहुत अच्छा कलाकार हमारे बीच से चला गया। अगर योगी होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाता। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं हमारे, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं और हताश और निराश होकर के ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरा सबसे ये मानना है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो दें, उनको साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर तो बनाएं, लेकिन साथ में योगी भी बनाएं। योगी उनके जीवन में जो धैर्य और अनुशासन लेके आएगा, वो इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप हो जाएंगे, उनका मोरल इतना बूस्ट अप हो जाएगा कि वो बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे। और एग्जाम पास करना तो बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं होता। दूसरा जो मैं बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट जो योग का मैं मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि जो योगी है, जो योग करता है, आपने देखा होगा कि वो योग में सिखाया ही त्याग जाता है। योग त्याग करता है। योग हमेशा संग्रह की बात नहीं करता, बल्कि त्याग करने की बात करता है। और योगी की इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं। योग से आदमी मन इतना ताकतवर हो जाता है कि भावनाओं को नियंत्रण में रख लेता है। तो वो बहुत अल्प आहारी, अल्प में जीने वाला हो जाता है। तो जितना भी भ्रष्टाचार हमारा है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर है, प्रशासनिक स्तर पर है, वो भ्रष्टाचार को अगर हमने खत्म करना है तो सबको योग सिखाना होगा। ये योग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा भ्रष्टाचार को दूर करने में। आप कितने ही कानून बना लीजिए, नए नए कितने ही एक्ट बना लीजिए, लेकिन जब तक अंदर से ह्यूमन बीइंग नहीं बदलेगा, ह्यूमन बीइंग को इकाई मानकर हम फोकस नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार को अगर दूर करना है तो योग सिखाइए। जितने भी हमारे बड़े बड़े क्लब हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में बहुत बड़े बड़े क्लब स्थापित किए थे। हर शहर के अंदर बहुत बड़ा क्लब है। अधिकारी लोग, अफसर लोग उन क्लबों में जाते हैं। उन क्लब को, जो मेरा अपना विचार है कि जो क्लब है उनको आप क्यों नहीं ध्यान केंद्र में परिवर्तन कर देते, क्यों नहीं स्वामी विवेकानंद योग केंद्र उनमें खोल देते। क्योंकि जितने भी हमारे अधिकारी, अफसर, जनता के लोग हैं, वो सारे योग करें। योग से न केवल भ्रष्टाचार दूर होगा, जो हमारी देश की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट भी होंगी, जनता को लाभ मिलेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो विश्व शांति को लेकर है। विश्व में इतनी अशांति है, युद्ध होते हैं। आज भारत वर्तमान में जो करंट में चल रहा है, भारत और चीन का झगड़ा है, उससे पहले भारत पाकिस्तान का था। अगर आप विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो योग का प्रचार और प्रसार कीजिए। योग को अगर हम 1000, 2000, 10,000 योगियों को चाइना भेज देंगे, उनको योग सिखा देंगे, तो ये लड़ाई अपने आप ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार होगा, विश्व में शांति होगी। और वैसे भी लड़ाई किसी समस्या का समाधान ना कभी हुआ है पास में भी, ना कभी आगे फ्यूचर में होगा।
शांत युद्ध होता है, फिर शांति होती है, वार्ता होती है, समाधान निकलता है। तो योग का विश्व शांति में बहुत बड़ा योगदान होगा, योग का भ्रष्टाचार को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान होगा, योग का जो असामयिक मौत होती है और जीवन में घट जाती है, उन घटनाओं पर नियंत्रण करने में हमारे युवा लोगों का बहुत बड़ा लाभ होगा, फायदा होगा। हर परिवार योग सीखे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कार्रवाई को नेक्स्ट बढ़ाएंगे। और हम जैसे कि कोई भी हम जब आसन और योग करते हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं ताकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी हो जाए। तो मैं खड़े होकर के थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज कर लेता हूँ। हालांकि सन बहुत है, वार्म अप तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। तो मैं थोड़ी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। ये उनके लिए है जो नए नए योग सीखेंगे। हालांकि पुराने योगी हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन नए योगी जो है वो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। पहले वो अपनी ब्रीदिंग को बढ़ाएं हल्की फुल्की सी। ये 1 से 2 मिनट तक आप जितनी आप में एनर्जी है और जितना आप फील करते हैं कि मैं वार्म अप हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद हम जो है थोड़ी सी हाथों को स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद हम जो है अपने कलाई को मूवमेंट देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से हम शोल्डर को कर लेते हैं। थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा हम अपने स्पाइनल कोड को ट्विस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम पैरों की घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा हम पैरों की कर लेते हैं स्ट्रेचिंग। मोड़ लेते हैं। ये हमारी हल्की फुल्की एक स्ट्रेचिंग होगी। हमारे सारे मसल्स, हमारी सारी आर्टरीज, वेन्स स्ट्रेच होगी। हम योग आराम से आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा ये योग है, इस योग के बारे में मैं 2 बातें आपको मैं समझा देता हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने, योगाचार्यों ने लिखी हैं कि योग कंप्लीट एक्सरसाइज होती कैसे है। ये मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। दोस्तों, हमारा जो शरीर है, जो हम योग आसनों में ध्यान बिंदु, यानी जब हम योग और आसन करते हैं, इसमें कुछ ध्यान बिंदु हैं, इन पे ध्यान करना है। ये हमारे 7 बिंदु हैं। सबसे नीचे है मूलद्वार। मूलाधार चक्र जो है हमारा, वो एनस और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बीच में है मूलाधार चक्र। हमारे कुछ आसन और प्राणायाम है जहां पर हमारा फोकस मूलाधार पर होता है।
उसके बाद हमारा एक चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको हम जल चक्र कहते हैं। ये हमारा जो है किडनी के ऊपर और जननेंद्रिया के ऊपर होता है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा होता है हमारा मणि चक्र, जिसको हम अग्नि चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी नाभि जो है, नाभि के बिल्कुल नीचे ये सारे चक्कर हमारे स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी पे होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी का एंड है, ये उससे ऊपर है। फिर ये मणि चक्र है, मणि चक्र हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, इसको एक्टिवेट करते हैं। ये हमारी ब्लड सप्लाई, नर्व सिस्टम सभी के गुच्छे यहाँ पर है। यानी जो चक्र है हमारे यहाँ पर नर्व सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के ग्रुप है, यहाँ से कंट्रोल है, यहाँ से पूरे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई होता है और नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है यहाँ से हमारा। उसके बाद आ जाता है ये वायु चक्र। ये हमारा हार्ट जो है, हार्ट की पोजीशन है यहाँ हमारे लंग्स हैं, इनके पीछे होता है। तो हार्ट और लंग्स के पीछे जो हमारा अनाहत चक्र है, ये वायु चक्र है। ये हमारा एक्टिव रहना चाहिए। हमारे योग और आसन हम जब करते हैं तो ये हमारा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमारा ये विशुद्धि चक्र है, जिसको हम आकाश चक्र भी कहते हैं। ये हमारा गला है जो, उसके पीछे मेरुदंड पर ये हमारा विशुद्धि चक्र है। ये हमारा एक्टिव होता है जब हम आसन करते हैं, जब हम हलासन करते हैं, अर्ध पूर्ण हलासन करते हैं तो हमारा ये एक्टिव होता है। कई आसन है जिसमें हमारा ये चक्र एक्टिव हो जाता है और ये हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, क्योंकि यहाँ थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड भी है। उसके बाद हमारा ये आज्ञा चक्र है। ये हमारी आंखों के बीच में, माथे के बीच में बिल्कुल जहाँ बिंदी लगती है, यहाँ पर ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र हमारा आदेश देता है इन सबको। उसके साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है। तो ये हमारा आज्ञा चक्र है। उसके बाद जो हमारा कपाल है, जो बिल्कुल हेड के बीच में है हमारा, उसको हम बोलते हैं सहस्त्रार चक्र या कपाल चक्र। ये इजी नाम याद करने के लिए हमने लिखे हैं कपाल चक्र, ये आकाश चक्र, ये वायु चक्र कह सकते हैं, ये अग्नि चक्र कह सकते हैं, ये जल चक्र है और ये मूलाधार चक्र। हमारा पूरा योग इसके माध्यम से कंप्लीट होता है। हमारे आसन जो है ना, इन्हीं पे प्रभाव डालते हैं। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो बॉडी के अंदर के पार्ट है हमारा, चाहे हार्ट है, चाहे लंग्स है, चाहे लीवर है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, हमारी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी किडनी है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी एनस है, यानी ये सारे के सारे हमारे जितने भी है चक्र, ये एक्टिव होने जरूरी है। और ये सूक्ष्म शरीर हमारा एक्टिव योग के माध्यम से होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में भी हमारे ये चक्र एक्टिव होते हैं। और प्राणायाम करते हुए जब हम ओम का जाप करते हैं तो ओम को सबसे बड़ा माना गया है। यानी प्राणायाम में ओम जब करते हैं तो ओम को गॉड क्यों मानते हैं हम, ओम भगवान क्यों है? क्योंकि ओम से हमारे ये सारे चक्र एक्टिव होते हैं। जब ओम का हम जाप करते हैं या हम ओम का लास्ट में प्रयोग करते हैं तो ये सारे चक्र हमारे एक्टिव होते हैं। इसलिए ओम में सब प्राणायाम हमारे हो जाते हैं। बाकी प्राणायामों में ये चक्र एक्टिव होता है, किसी में ये चक्र एक्टिव होता है, किसी प्राणायाम में ये चक्र एक्टिव होगा, किसी में ये होगा, लेकिन प्राणायाम में सारे ही चक्र हमारे एक्टिव हो जाएंगे। ये है योग आसनों में ध्यान बिंदु। जब हम आसन करते हैं तो हमारा ध्यान चक्र पे जाना चाहिए। जैसे कि जब हम कोई सलभ आसन करते हैं, सलभ आसन करते हुए हमारा ध्यान जो चक्र एक्टिव होता है, सलभ आसन में हमारा जल चक्र एक्टिव है तो जल चक्र पे ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा योग आसनों के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं। योग आसनों के 8 अंग, ये 8 अंग कौन से हैं? यम नियम। जो यम नियम है ये हमारे जीवन से संबंधित है, यानी आचार व्यवहार। जो हमारा आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें हमें सत्य का, अहिंसा का, शुद्ध खाने का, अच्छा व्यवहार जीवन में, त्याग का, इस तरह का व्यवहार हम जीवन में करेंगे तो हम योग में जाएंगे। योग में जाने के लिए हमने कुछ जीवन में नियम बनाने हैं, पॉजिटिव नियम बनाने हैं। उसके बाद हम आसन करेंगे, आसन के बाद हम प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के बाद हम प्रत्याहार करेंगे। यानी कि कल तक हमने ये सारे ऊपर कर लिए थे। ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे सारे के सारे प्राणायाम के बाद आते हैं। हमारे जो योग शिक्षक हैं वो अच्छे से जानते हैं। प्रत्याहार का मतलब है बहिर्गमन से अंतर्गमन, इंट्रोवर्ट हो जाना, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की यात्रा है। बाहर जो हमारा भौतिक समाज, भौतिक जो हमें दिखाई देता है, भौतिक से आध्यात्मिक की यात्रा। प्रत्याहार में हमने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की तरफ जाना है। फिर हम मन में स्थिरता लाएंगे धारणा से। धारणा क्या है? मन को स्थिरता लाता है, मन को स्थिर करना है। फिर ध्यान लगाएंगे
और फिर ध्यान से हम समाधि में जाएंगे, फिर हम यूनिवर्स का अंग बन जाएंगे, कॉस्मोस एनर्जी का एक अंग बन जाएंगे, हम एनर्जी अपनी कॉस्मोस में, यूनिवर्स में मिला देंगे। और समाधि इसका लास्ट है। अगर हम ये सारे कर लेते हैं, इसका लाभ इनका भी है, लेकिन अगर हम इसमें भी उतर जाएं तो समझो कि हमारा ये योग कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने सिर्फ ये इसलिए बताए हैं कि कंप्लीट योग करने का कंप्लीट लाभ है। अगर कंप्लीट लाभ लेना है तो हमें एक दिन का सिर्फ 21 निवेदन है, सभी जो जितने इसमें जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, कि आप इसको प्रतिदिन अपनाएं, यहां तक जाएं, समाधि तक जाएं, अपने बच्चों को कहें जाएं, जिससे कि हम जो ये भागदौड़ है, ये आपाधापी मची हुई है समाज में, इससे पीछा छूटे, आने वाली जनरेशन अपने सुख में जीवन जिए। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम अपने आज के आसन जो है हम शुरू करते हैं, फिर हम प्राणायाम करेंगे। आसन में हम, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम सूर्य नमस्कार आसन से शुरू करेंगे। और सूर्य नमस्कार में आसन जो है ना, उसमें 7 आसन समाये हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्राणायाम में ओम कर लिया तो आपके प्राणायाम हो गए। इसी प्रकार आसनों में अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तो समझो आपके सारे आसन हो गए। सूर्य नमस्कार 7 आसनों का ग्रुप है। और इस सूर्य नमस्कार करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रतीक गुलर को, जो बेटा है अपना प्रतीक गुलर, जो मेरा बेटा है वो करेगा। तो प्रतीक गुलर सूर्य, वो कह रहा था मैं सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा, क्योंकि 3 महीने की ट्रेनिंग ली है इसने, लॉकडाउन के बाद लगातार ये मेरे साथ योगा में जुड़ा हुआ है। तो मैं प्रतीक से स्टेप 1, जो ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसमें अगर हम स्टेप 1 में जाते हैं सूर्य नमस्कार के, पहली स्थिति जो सूर्य नमस्कार की है, इसमें जो हमारा ध्यान है, पहले तो आंखें बंद करो। सूर्य नमस्कार में आंखें बंद करके करते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो आज्ञा चक्र पर पड़ता है। यानी जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था आज्ञा चक्र, जो दोनों बिंदी के नीचे है, ध्यान वहां लेके जाओ। तो ये पहली स्थिति है, प्रभाव आज्ञा चक्र पर, यानी बिंदी के स्थान पर पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, प्रभाव कंठ के पीछे आकाश चक्र पर या विशुद्धि चक्र पर, ये इसकी दूसरी स्थिति है। इसमें थोड़ी देर ठहरो। अब तीसरी स्थिति, ये है ध्यान मणि चक्र पर या अग्नि चक्र पर, जो हमारे नाभि के पीछे है, अग्नि चक्र। चौथी स्थिति, इसमें ध्यान जल चक्र पर, जननेंद्रिय के नीचे जो है हमारा जल चक्र है, इस पे हमारे चौथी 4th स्टेज है ये हमारे सूर्य नमस्कार की। 5वीं जो स्टेज है, इसमें कपाल चक्र पर, यानी जो हमारा ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये ध्यान यहाँ पर कपाल चक्र पर, ये हमारी 5वीं स्थिति है। 6ठी स्थिति हमारी अनहन हृदय के पीछे वायु चक्र पर ध्यान, वायु चक्र पर। 7वीं स्थिति मूलाधार चक्र पर, ये हमारा भुजंगासन हो जाता है, मूलाधार स्थिति। 7वीं स्टेज है ये सूर्य नमस्कार की। 8वीं स्टेज फिर कपाल चक्र पर, इसको हम पर्वतासन भी बोलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि 7 आसन कंप्लीट होते हैं सूर्य नमस्कार में, ये पर्वतासन है। ये इसकी 8वीं स्टेज है। 9वीं स्टेज और 4th स्टेज बराबर है, स्वाधिष्ठान यानी जल चक्र। फिर इसका जो इंद्रियों पर है प्रभाव है, ध्यान वहां पर जल चक्र पर लेके जाना है, ये हमारी 9वीं स्टेज है। उसके बाद 10वीं स्टेज फिर मणि चक्र पर, यानी जो नाभि के पीछे है मणि चक्र, उस पे इसका प्रभाव है। और 11th जो स्टेज है वो फिर हमारा आकाश चक्र, यानी कि जो हमारे गले में
पीछे जो गर्दन के है वहां पर आकाश चक्र बंद, विशुद्ध चक्र बोलते हैं, और 12वीं स्टेज फिर वापस आज्ञा चक्र पर। तो ये हमारा आसन सूर्य नमस्कार है। अगर हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो समझो कि हमारे सारे आसन पूर्ण हो जाते हैं। किसी के पास वक्त नहीं हो सारे आसन करने का, और सूर्य नमस्कार कर ले, समझ लो उसमें सारे आसन आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राणायाम में ओम करें और आसनों में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन है जिसमें हमारे कम से कम 7 चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद हमारे कुछ आसन जो है बैठने वाले आसन हमने कल कर लिए थे। आज हम जो आसन करेंगे वो हम सीधे लेटकर और उल्टे लेटकर कुछ आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। ऐसे करेंगे इसको, आप ऐसे करो। वहाँ बैठना पड़ेगा। जब आप करोगे तब मैं शिफ्ट कर लूंगी। ये हमारा पीठ के बल जो हम लेटेंगे, तो हमारा पहला ये दारी यहाँ पे। पीठ के बल लेटने वाले जो हमारे आसन है, हमारा पहला जो आसन है वो बहुत अच्छा आसन है। जिनके पेट में गैस बनती है, जिनको खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता, जिस किसी के बाल उड़ गए हों, ये मैंने आजमाया हुआ है 2 साल से, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पवन मुक्त आसन से आपका पेट साफ रहेगा, किसी को कब्ज नहीं रहेगी। और पवन मुक्त आसन का प्रभाव इतना है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और साथ में आपका जो पैनक्रियाज है, आपका लीवर है, आपका हार्ट है, सभी पे प्रेशर पड़ता है। तो यानी पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन की जो प्रोसेस है मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले हम एक पैर से करेंगे, धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे। ये आपकी बड़ी आंत, आपका लीवर, इस पे पूरा प्रभाव रहा, और साथ में अग्नि चक्र, यानी आपका मणि चक्र जो आपकी नाभि के पीछे है। आप दूसरे पैर को ऐसे उठाएंगे, पैर सीधा, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, फिर हम दोनों पैरों से ये आपका पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने से हमारे पेट में जितनी भी गैस है वो निकल जाती है, हमारा डाइजेशन सही रहता है, हमारा भोजन बहुत अच्छे से हजम होता है, हमारा जो लीवर है, हमारे जो पेनक्रियाज है, उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। पवन मुक्त आसन के बाद हमारा मरकट आसन। अब हम सेकंड आसन करेंगे, मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों पैर जोड़ लेंगे, हाथों को खोल लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, लेग को ट्विस्ट करेंगे। अगर हम लेग को लेफ्ट में ट्विस्ट करेंगे तो हमारा कान और गर्दन राइट में। फिर धीरे धीरे हम इसको राइट में ट्विस्ट करेंगे और कान मिलाएंगे
लेफ्ट में। रुकेंगे थोड़ी देर, हमारा इस साइड का फैट है जो ये डिजोल्व होगा यहाँ वाला, और अग्नि जलेगी। अग्नि चक्र पे ध्यान, जल चक्र पे, सॉरी, ध्यान जल चक्र। फिर इधर से इसके 3 प्रोसेस हम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको थर्ड एक प्रोसेस है इसका, ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान जल चक्र पे, यानी जन इंद्रियों पे। हमारे जो इस आसन के करने से हमारी किडनी साफ हो जाती है, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, हमारी स्पाइनल कोड पे प्रेशर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ठहर सकते हैं 1 मिनट तक, एक जगह, आधे से 1 मिनट। ये हमारा था दूसरा, जिसको बोलते हैं मरकट आसन। तीसरा है हमारा उतान पाद आसन। उतान पाद आसन, उतान पाद का मतलब है, पाद का मतलब पैर, पैरों को हमने उठाना है हाथ जमीन पर। उतान पाद आसन, इतना उठाएं, स्टेबल रखें। ध्यान अग्नि चक्र पर, नाभि पर, ध्यान नाभि पर। इसको करने से हमारी जो पेट है और हमारे साइड में पैच है, ये सब छोटा हो जाएगा। किसी का बेली बड़ा है, पेट बड़ा है, इसके करने से वो सब ठीक हो जाएगा। पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट में खाना पीना डाइजेस्ट होगा। छोटी और बड़ी हाथ दोनों की एक्सरसाइज, जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। इसमें कुछ देर ठहरेंगे, फिर दोबारा करेंगे। इसको 3 बार कर सकते हैं, हर आसन को 2-2, 3-3 बार करना। ये हमारा था उत्तान पादासन। अब हस्तोपदानासन, यानी इसको हम किस्ती आसन, बोट आसन भी कहते हैं। यानी हम हाथ भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे। अगर थक जाए करें, फिर दोबारा करें। हस्तोपदानासन,
वो एक्टिव होंगे। यहाँ जो हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव होंगे। तो ये 2 आसन करने के लिए मैं प्रतीक को फिर आमंत्रित करता हूँ। प्रतीक इसको करेगा। आइए। अर्ध हलासन। वेरी गुड। पैर सीधे, पंजे पन्ने को सीधे करो, पैर सीधे, ऐसे। ये है हमारा 90 डिग्री पे हमारे पैर है। अर्ध हलासन। अब हम जब इसको पीछे लेके जाएंगे पूर्ण हलासन। ये है हमारा पूर्ण हलासन। अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। हाथ नीचे, हाथ नीचे। धीरे धीरे हमने छोड़ना। वो हमारे गले के पीछे जो हमारा चक्र है, जो आकाश चक्र है, उस पर पड़ता है। आकाश चक्र पर प्रभाव धीरे धीरे डाउन। फिर धीरे धीरे पैरों को ऐसे खींच के पैर। ये 90 डिग्री से फिर पीछे हम जाएंगे। ये 100%। इसको बोलते हैं पूर्ण अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। इससे हमारा जो पूरा प्रभाव पड़ेगा वो हमारा आकाश चक्र पर पड़ेगा। आराम से धीरे धीरे। जो है अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन थे, इनके लिए मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा जिनके पीठ में गर्दन में कोई दर्द है, क्योंकि उसमें दर्द बढ़ेगा। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इनको करे। इसका करने का बहुत बड़ा लाभ है। यानी आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड इसमें एक्टिव हो जाते हैं। आपका आकाश जो बिंदु है वो प्रेस होता है, और साथ में आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। इनका बड़ा लाभ है। ये 2 हमारे आसन थे। अब हमारे लेट के जो आसन है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे आसन जो रहते हैं वो है पेट के बल लेट। जी सर, कैमरा ना आपका वर्टिकल हो रखा है, उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। अब ठीक है? हाँ हाँ सर, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू। हमने जो आसन हम कर रहे हैं, मैं एक बात बीच बीच में बता रहा हूँ, फिर आसन और प्राणायाम और योग का लाभ तब मिलेगा जब हम इसको कंटिन्यूटी में करेंगे, स्थिर होकर करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। यानी हम सोचेंगे कि लाभ है, और साथ साथ हमारे जो ध्यान के केंद्र हैं उन पे हम फोकस करेंगे। जब हम प्राणायाम और जब हम आसन कर रहे हैं तो आसन का स्ट्रेच कहाँ पर पड़ रहा है, आपका स्ट्रेस जहां पड़ेगा आपका ध्यान वहीं जाएगा और वहीं से वो एक्टिव होगा। तो अब हम जो हमारे आसन है वो हम जो पेट के बल लेट कर करने वाले आसन है वो हम आपको बताएंगे। पहला बताएंगे मकरासन। मकरासन जो होता है, पेट के बल जो करने वाले आसन है उनमें हम बताएंगे मकरासन। ये जो मकरासन है ये बहुत ही, कोई भी व्यक्ति इस मकरासन को कर सकता है। ये है मकरासन। इसमें पैर सीधे, स्ट्रेस आपका यहाँ पे जो आपकी पीठ है इस पे आपका स्ट्रेस पड़ेगा। यानी जिसको डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसको स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम है, इसमें मसाज अच्छी हो जाती है। और आपके हाथ दोनों यहाँ पर, जिससे आपके गले में जो ग्लैंड है ये भी आपके एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का कर सकता है। ये हमारा भुजंग आसन से मिलता जुलता है, सर्प आसन से मिलता जुलता आसन है, लेकिन आरामदायक है। ये है हमारा मकरासन, जिससे हमें स्ट्रेस दूर होता है। कोई स्ट्रेस में है, अगर ऐसे बैठ जाए तो उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अगर उसको थोड़ा पेट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेट इसमें प्रेस होता है। ये हमारा मकरासन था। मकरासन के बाद दूसरा आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन को हम कैसे करेंगे?
नहीं जाओगे। भुजंगासन। भुजंगासन को हम, ये हमारे हाथ हैं, इसको हम यहाँ रख लेंगे हमारे साइड में। आधे से 1 मिनट तक कह सकते हैं। ये एक तरीका, दूसरा तरीका भी है भुजंगासन का। हाथों से भुजंगासन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी स्ट्रेसिंग पीठ पे होगी, स्लिप डिस्क। जिसको डिस्क की प्रॉब्लम है वो मत करे, लेकिन जिसकी पीठ ठीक ठाक है वो करे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और अगर डिस्क की प्रॉब्लम है वो करेगा तो उसकी डिस्क भी ठीक हो सकती है इससे। हाथों को मजबूती मिलेगी, बाजू ताकतवर बनेंगी, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जल चक्र पर ध्यान, आपके जो किडनी है वो सही रहेंगी, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही रहेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ है। ये था आपका भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हमारा है शलभासन। शलभासन में क्या है, ये हाथ जो है, ये हमारे हाथ हमें नीचे ले जाने हैं। साइड में से करेंगे, हाथ नीचे, शलभासन। ये हाथ हमने क्या है, नीचे ले जाने, हाथ शलभासन में, और पैर पीछे से उठाना। 3 बार कर सकते हैं। ये था शलभासन। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है, हमारे किडनी हमारी साफ करेगी। बहुत फायदा है इसका, शलभासन का। साथ में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा हमारे जो पैर हैं वो सारे की नसें पैर की खुल जाएंगी। और ध्यान इसमें लगना है जल चक्र पर। तो ये हमारा था शलभासन। शलभासन के बाद हमारा जो लेट के करने वाले आसन का लास्ट आसन है वो है धनुरासन। धनुरासन में पैरों को फोल्ड कर लो, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ो, पहले पैरों को उठाओ, फिर हाथों को।
ये हमारे लेट के आसनों में धनुरासन हमारा लास्ट आसन था। उसके बाद एक आसन हम और कर सकते हैं, वो बोट या हनुमान आसन या बोट आसन, यानी इसको हम क्या करेंगे, दोनों पैर उठाएंगे पीछे से, दोनों हाथ में उठाएंगे। ये हमारा लास्ट का आसन था, बोट आसन या नौकासन। ये हमारे लेट के, पेट के बल लेट के करने वाले आसन थे। आसन हम सुबह और शाम, जब आपको खाना खाए 4 घंटे हो जाए, आप कर सकते हैं। अगर आपको शाम को करने हैं तो आपने लगभग 6 बजे करना है, तो 2 बजे आपको आपका लंच हो जाना चाहिए। सुबह करना है तो सुबह खाली पेट है। आसन और प्राणायाम का लाभ सुबह ज्यादा होगा। अब आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम में हम कल हमने जो किए थे उसमें हमने ब्राह्मणी, सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, फिर भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम हम कर चुके हैं। आज जो प्राणायाम हमारा रह गया था वो प्राणायाम हम करेंगे, उनको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। जो बाह्य प्राणायाम है, जो बाह्य प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम को हम क्या बोलते हैं, यानी हमने अपने शरीर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। बाह्य प्राणायाम, बाहर निकाल के प्राणायाम। इससे पहले वाले प्राणायाम हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऐसे प्राणायाम में हम ऑक्सीजन लेते हैं। कपालभाति में ऑक्सीजन लेते हैं, अनुलोम विलोम में ऑक्सीजन लेते हैं, कपालभाति में, और दूसरे जो हमारा भस्त्रिका थे उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने वाले प्राणायाम थे। ये ऑक्सीजन लेके निकाल के फिर प्राणायाम करना है, और इसमें बंद लगाने हैं। हमारे जितने भी योगी हैं या योग टीचर है वो जानते हैं कि 3 तरह के हम बंद लगाते हैं। एक मूल बंद, दूसरा उड्डयन बंद, और तीसरा हमारा जलंधर बंद। जब हम शरीर को बिल्कुल लॉक कर देते हैं, सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, फिर शरीर को लॉक कर देते हैं, तो इससे शरीर के कई चक्र एक्टिव होते हैं और पूरे चक्रों पे इसका प्रभाव पड़ता है। बाह्य प्राणायाम में हम पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास खाली करेंगे, फिर हम उड्डयन बंद मूल बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे और जलंधर बंद। ये आप देख, सरलता से पहले आंखें बंद, हवा भरेंगे, जब खोलेंगे पहले उड्डयन बंद खोलेंगे, फिर जलंधर बंद खोलेंगे, फिर मूल बंद खोलेंगे। फिर दोबारा से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। झटके से सांस को बाहर निकालेंगे, भरेंगे फिर निकाल देंगे, मतलब आपके फेफड़े में कोई सांस नहीं होना चाहिए। फिर आपके पेट को पीछे रीढ़ की हड्डी से मिला देंगे, ये उड्डयन बंद है। नीचे से एनस को खींचेंगे, बंद करेंगे, वो हमारा जो है मूल बंद है। और ये चिन्ह को हम यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से भी बिल्कुल विंड पाइप को बंद कर देंगे, ये हमारा जलंधर बंद है।
एक बार फिर लगाएंगे। ये हमारा था बाह्य प्राणायाम। इसकी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन इसको गर्मी में कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन रोक लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाने देते। या जिसको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है वो इसको कम करे। जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो कपालभाति भी कम करे, धीरे धीरे करे एक्सरसाइज, या जितना उसकी कैपेसिटी है। प्राणायाम तो उतने ही करने चाहिए जितनी जिसकी जो कैपेसिटी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जितनी जिसकी कैपेसिटी उतना आप करें। प्राणायाम में हमारी रह गई थी कल एक अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जो है ना, बंद से संबंधित है। यानी हम क्या करेंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे और बार बार हम अपने बेली को, पेट को पीछे कमर पे लगाएंगे, लेकिन पहले हम उड्डयन बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, और फिर आगे पीछे हम उसको करेंगे, धर्म बंद नहीं लगाएंगे उड्डयन में। ये अग्निसार क्रिया है। दोबारा करेंगे इसको। आपने बार बार अपनी बेली को हिलाना है। इससे हमारे जो पेट की जो एक्सरसाइज है, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, अग्नि बहुत प्रज्वलित होगी, और हमारा जो अग्नि चक्र है वो बहुत एक्टिव होगा। जितनी बार आप कर सकते हैं करें। गर्मी में इसको अवॉइड करें, क्योंकि गर्मी इसमें ज्यादा बढ़ती है फिर। लेकिन जो योग की प्रैक्टिस डेली करते हैं वो आराम से इसको कर सकते हैं। ये थी हमारी अग्निसार के लिए। कपालभाति हमने कल कर लिया था। अनुलोम विलोम थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम में हम अंगूठे से पहले दुआएं को बंद कर लेते हैं, दोनों फिंगर इसको बंद करके इन दोनों फिंगर से कर सकते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम थोड़ा सा होल्ड भी करना चाहिए हमारे श्वास को, फिर हमने रिलीज करनी है। एक बार फिर देखें। ये हमारा था अनुलोम विलोम। उसके बाद हमारा प्राणायाम के बाद जाता है ध्यान, धारणा और समाधि, जो हमने बात करनी थी। ध्यान लगाने के लिए शरीर को स्थिर करना है। प्राणायाम से और आसन से हमारा शरीर स्थिर हो गया, यानी हमारा जो भौतिक शरीर है, इस शरीर से हमारी अब यात्रा शुरू होगी आध्यात्मिक की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ, योग की तरफ, चेतना की तरफ, चित्त की तरफ। मूवमेंट जब होगी तो हमने धीरे धीरे स्थिरता को स्थिर करके और मन के द्वारा मूव करना है। अब इसमें सबसे पहले था धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। धारणा से पहले प्रत्याहान, प्रत्याहान, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहान में क्या करना है, हमने एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होना है। जो हमारी बहिर्गमन से अंतर्गमन की यात्रा है, यानी बाहर की जो चीजें हैं, जो भौतिक वस्तु हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारी लालसा है, उसे हमें छोड़ देना है और अंदर की यात्रा शुरू करनी है।
क्योंकि योग ध्यान योग है। ध्यान के द्वारा हमने अपने आप को कॉस्मोस एनर्जी का पार्ट बनाना है, यानी हमें आत्मा से मिलना है, आत्मा से मिलकर परमात्मा से मिलना है। यानी कि हमारा ध्यान, आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होगी तो हमें बाहर की चीजें छोड़ के अंतर्मन, अंतर की तरफ जाना है। ये था प्रत्याहान। अगले है धारणा। धारणा का मतलब है कि हमने श्वास पर, अपना श्वास पर ध्यान को फोकस करना है, स्थिरता, स्थिर करना है। ध्यान को स्थिर करने की जो प्रक्रिया है वो धारणा है। अब धारणा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने आप को, मन को स्थिर कर सकते हैं। मन को स्थिर करने के लिए सांस और प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल, श्वास लेना है छोड़ना है, श्वास लेना है छोड़ना है, श्वास पे अपने ध्यान को फोकस किए करें तो हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। मन को स्थिर करने का जो स्टेप है वो हमें समाधि तक लेके जाएगा। मन को स्थिर करना और समाधि लगाना, मन को पहले स्थिर करो फिर समाधि में जाओ, यानी ध्यान लगेगा और समाधि लगेगी। मन को स्थिर करने के लिए सांस पे मन का फोकस, सांस धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। सांस अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से बाहर जाए, अपनी मर्जी से अंदर आए। आप श्वास को पे थोपो मत, आपने श्वास लेना नहीं है, श्वास आएगा अपने आप ही, क्योंकि श्वास पे आपने कोई कंट्रोल नहीं करना। अपनी मर्जी से सांस आए, अपनी मर्जी से सांस बाहर जाए। आपने सिर्फ सांस पर ध्यान लगाना है, सांस को देखना है, अंदर की आंखों से सांस को देखना है। सांस आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है। अगर आप चाहें तो श्वास को ओम से जोड़ दें। जब ओ करें तो श्वास आए, म करें श्वास जाए। ओम म, ओम म, ओम म, ओम म। सांस को ओम से जोड़ सकते हैं। अगर आप कोई मूर्ति बनाना चाहें, आपके मन में ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय से जोड़ सकते हैं। श्वास लें छोड़ें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं विद्यार्थी हैं तो वो सरस्वती देवी से जोड़ सकते हैं। ओम सरस्वती नमः। ओम ध्यान में श्वास आया, ओम सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। उससे क्या होगा, श्वास से आपका किसी न किसी अक्षर से जुड़ जाएगा। यानी ये बड़े सिद्धि लोगों ने इसके प्रयास करके ये चीजें डेवलप की हैं कि आप मन को स्थिर कैसे करेंगे। एक चीज पे आपने स्थिर करना है, स्थिरता लानी है। मन की स्थिरता लाने के लिए आप श्वास से ला सकते हैं, किसी मंत्र से ला सकते हैं, किसी नाम से ला सकते हैं। आप किसी धर्म को मानने वाले हैं फिर भी आप ला सकते हैं। किसी को ओम ओम नमः शिवाय नहीं करना, वाहेगुरु कर ले। ओम वाहेगुरु, ओम वाहेगुरु, ओम वाहेगुरु। सांस को वाहेगुरु जोड़ दो। ओम वाहेगुरु, 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 ओम वाहेगुरु। यानी कि आपको श्वास को किसी चीज से अटैच करना है। अगर आप मुस्लिम हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो जुड़े होंगे। अगर आपको वाहेगुरु नहीं करना तो आप मुस्लिम है तो आप अपने गुरु को, अपने गॉड को मान सकते हैं। अल्लाहु अकबर, ओम अल्लाहु अकबर, ओम अल्लाहु अकबर, ओम अल्लाहु अकबर, ओम अल्लाहु अकबर। अगर आप ये नहीं, आप क्रिश्चियन हैं तो ओम यीशु, ओम यीशु, ओम यीशु, ओम यीशु। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते, आप अपनी माँ को मान सकते हैं। माँ तो सबसे बड़ी है। ओम माताए नमः। अपनी माँ को, हर बच्चे ने माँ को जन्म दिया, माँ उसकी गॉड है, माँ ही उसकी गॉड है। बहुत से लोग हैं जो गॉड को मानते ही नहीं है, नास्तिक भी हैं। तो नास्तिक भी योग करें और बाद में स्थिरता लाएं, फिर ध्यान लगाएं और फिर माँ को नमस्ते करें। ओम माताए नमः। अपनी माँ की तस्वीर आगे ले आए। मैं अपनी माँ की तस्वीर आगे लेकर के ये प्रयास करता हूँ और मैं सफल हुआ हूँ। मैं अपनी माँ की तस्वीर अपने आगे ले लेता हूँ। ओम माताए नमः,
सांस से ओम माताये नमः, ओम माताये नमः, ओम माताये नमः। मैं अपनी माँ की तस्वीर लेकर के ध्यान लगाता हूँ। अगर आपका ध्यान लगाने में आपके विचार बाधक हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जो कहेंगे कि हमारा ध्यान लगता ही नहीं, हम योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, ध्यान में नहीं हम बैठ सकते, क्योंकि ध्यान जब लगाते हैं तो और विचार आते हैं हमारे मन में, बहुत सारे विचार आते हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस की बातें आएंगी, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको अपनी ड्यूटी की याद आएंगी, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो विचार से ध्यान की तरफ जा सकता है। विचार आने दें, विचार आपके मन में आते हैं, आने दें। आप दर्शक बन जाएं, विचारों के आप दर्शक बन जाएं, विचारों को रोके ना। विचार आए जाए, विचार आए जाए, आपके मन में विचार आए जाए, विचार आया, आप विचार के दर्शक होंगे, आपने विचार को देखना है। विचार आया, विचार चला गया। विचारों की श्रृंखला देखना शुरू कर दें, विचारों की फिल्म देखना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। विचार धीरे धीरे कम होते होते आपके विचार मन से खाली हो जाएंगे। जैसे बास्केट से सामान निकाल देते हैं, आपका मन बिना विचारों का, विचार रहित शून्य हो जाएगा। शून्य हुआ है, शून्य होता है, बस आप में धैर्य होना चाहिए। 10 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 1 साल तक हो जाए, आप धैर्य के साथ मन को स्थिर करें। आप विचार से कर सकते हैं, मंत्र से कर सकते हैं, माताये नमः से कर सकते हैं। आप एक और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे चक्र हैं, आप चक्र ध्यान कर सकते हैं। हमने 7 चक्र आपको बताए हैं, जिसमें पृथ्वी है, आपका जल है, आपका वायु है, आपका आकाश है, आपका जो कंट्रोल करने वाला चक्र है आज्ञा चक्र है, आपका कपाल चक्र है। कपाल चक्र, आज्ञा चक्र, आकाश चक्र, हमारा जो वायु चक्र, जो अपना मणि चक्र है, जल चक्र है। इन चक्रों पे आप फोकस कीजिए, किसी एक चक्र पे फोकस कीजिए, आप फिर भी ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान, जब ध्यान लगेगा तो धीरे धीरे आप जो है, आपके मन में फिर भी ध्यान ना लगे तो इसका मतलब आप दो नाव पे सवार हैं, यानी आप इंट्रोवर्ट नहीं हुए हैं, आप भौतिक जगत में ही खोए जा रहे हैं। जब तक आप भौतिक जगत की अपनी डिमांड, भूख शांत नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, एक सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, अगली सीढ़ी पे जाना पड़ेगा, भौतिक जगत से अपने आप को हटाना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत में एंटर करना पड़ेगा। अगर चिड़िया किसी पेड़ पर बैठी हुई है, आम के पेड़ पर, और उसमें जामुन के पेड़ पर जाना है, तो आम के पेड़ को छोड़ के उड़ के जामुन के पेड़ पर जाएगी। जामुन का पेड़ और आम के पेड़ पर दोनों जगह चिड़िया अपने पैर नहीं रख सकती। अगर आप आध्यात्मिक और भौतिक जगत में दोनों जगह बराबर भागीदारी करेंगे तो ध्यान लगाने में दिक्कत आएगी। पहले भौतिक जगत से अपना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णा, अपनी भूख कम करें, उनको मन से नियंत्रित करें। अभी क्या है, हमारी इंद्रियां मन को नियंत्रित करती हैं। जो ही हम आंखों से कुछ देख लेते हैं, गाड़ी देख लेते हैं 1 करोड़ की, तो हमारी गाड़ी लेने की इच्छा होती है। हमारी जरूरत नहीं है पर लेनी है। इसी प्रकार हम जब बंगला देखते हैं तो हमें लेना है। तो कहने का मतलब है, हमारी तृष्णा कम करें, मन द्वारा तृष्णा को कम करें।
बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करें, आत्मा द्वारा हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित करें, तब जाकर के हम ध्यान में जा सकते हैं। तो ये ध्यान का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया दोस्त। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय योग, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल सर, काफी अच्छा सेशन रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। और थैंक्स टू प्रतीक एज वेल, उसने भी हमें काफी अच्छे से सूर्य नमस्कार करके दिखाया। और आशा करता हूँ कि सभी प्रतिभागी अपने जो भी लोग हमारे साथ लाइव वीडियो में जुड़े, सभी अपने जीवन में योग का महत्व समझेंगे और योग को अपनाएंगे और अपने डेली प्रैक्टिस में योगा को लेके आएंगे। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच राजपाल सर, काफी अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सर।